वेलकम टू ए के वाई स्टडी पॉइंट। ए के वाई स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपके लिए हम लोगों ने एक नई श्रृंखला लॉन्च की है सामान्य विज्ञान की, जिसमें 1500 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान के होंगे, 500 प्लस क्वेश्चन ही आपके भौतिक विज्ञान के होंगे और 500 प्लस क्वेश्चन ही आपके रसायन विज्ञान के होंगे, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। ये क्वेश्चन सभी ऑनलाइनर होंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आपका हाल ही में आने वाला एग्ज़ाम यूपीएसआई का हो या यूपी लेखपाल का हो या एसएससी जीडी का हो या आपका रेलवे का हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस पूछी जाती है, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग 500 प्लस जीव विज्ञान के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो आपका जीव विज्ञान का 500 प्लस क्वेश्चन है, उसको लगभग हम लोग 5 वीडियो के अंतर्गत हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग 100 प्लस क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर करके जुड़ जाइए। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने कब किया था? तो जीव विज्ञान का जो सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, वो 1801 में किया था। इससे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। और कब किया था? 1801 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो आपका जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ये जितने भी आपके अध्ययन से संबंधित हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में अध्ययनों से संबंधित पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 4। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इक्थियोलॉजी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, मछलियों को पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों के पालने का जो अध्ययन होता है पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सोरोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान में छिपकलियों का जो अध्ययन होता है वो आपका सोरोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं जीव विज्ञान का जनक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया था? तो अरस्तु ने जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया था। कौन कौन समूह है? जंतु समूह और वनस्पति समूह। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, सिस्टमा नेचुराe नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो सिस्टमा नेचुराe पुस्तक लिखी गई है वो कैरोलस लिनियस द्वारा लिखी गई है। ठीक है। सिस्टमा नेचुराe के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कैरोलस लिनियस हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने जगत में विभाजित किया था? तो 2 जगतों में विभाजित किया था, एक जंतु जगत, एक पादप जगत। क्वेश्चन नंबर 17 है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है,
सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया था? तो सर्वप्रथम जो जीवों के द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने ही शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया था? जो 1969 में जीवों को 5 जगत प्रणाली में वर्गीकृत किया था वो किसने किया था? तो व्हिट टेकर ने किया था। और वे 5 जगत कौन कौन है? मोनेरा है आपका, प्रोटिस्टा है, पादप है, कवक है और जंतु। ये 5 जगत हैं जिसको व्हिट टेकर ने 1969 में विभाजित किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, तभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा जाता है? जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं सबको मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होमो सैपियंस होता है। जितने भी आपके वैज्ञानिक नाम हैं वो सभी वैज्ञानिक नाम अति महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वैज्ञानिक नामों को ध्यान से पढ़िएगा। इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर किसी न किसी परीक्षा में जरूर आपको देखने को मिलते होंगे, चाहे आपका वैज्ञानिक नाम हो या आपका अध्ययनों से संबंधित हो, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है पीसम सटिवम होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सीसर एरिटिनम होता है। क्या होता है चना का वैज्ञानिक नाम? सीसर एरिटिनम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका जो मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रिना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका होता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका जो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरिस होता है। जो आपका कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस फैमिलियरिस होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम मैंजिफेरा इंडिका होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका होता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्रासिका कैम्पेट्रिस होता है, ठीक है, कैम्पेट्रिस। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रेटिकम एस्टिवम होता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रेटिकम एस्टिवम होता है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओरिजा सटिवा होता है। धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटिवा। ये जितने भी आपको ऊपर प्रश्न दिखाई दिए सभी क्या है? द्विनाम पद्धति के उदाहरण थे, ठीक है, ये आपके लिए नोट पॉइंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान बताता है? जो द्विनाम पद्धति में पहला जो शब्द है वंश का पहचान बताता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जो द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द है, पहला शब्द तो वंश का पहचान बताता है, दूसरा जो है आपका जाति का पहचान बताता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कोशिका विभाजन में जीव द्रव्य का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? जो आपका जीव द्रव्य का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? जो आपका जीवन का भौतिक आधार है उसको किसको कहा जाता है? जीव द्रव्य को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? जो आपका जीव द्रव्य होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका द्रव्य होता है, एक केंद्रक द्रव्य होता है, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत क्या होता है? जल होता है। लगभग 80% क्या होता है? जीव द्रव्य में जल होता है।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई आपकी कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की सबसे छोटी कोशिका होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। ये तीनों क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। इन दोनों क्वेश्चनों में आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कि कोशिका सिद्धांत और कोशिका की खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन कोशिका जो सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कब दिया था? 1838-39 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है? कोशिका किससे होती है? जो कोशिका सिद्धांत आपका है, इसके अनुसार जो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? कोशिका से होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब पुरानी कोशिका, यूकैरियोटिक मतलब नई कोशिका। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें आप प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो नई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें आप यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, उसमें केंद्रक पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 50 आपका है, किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? यानी कौन सी कोशिका जो आपकी है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो आपकी होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। तो हम लोग 50 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, तथा अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी हम लोग 50 क्वेश्चन और करेंगे, लगभग इस वीडियो में 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, किस प्रकार की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है? जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं सभी सेलुलोज की बनी होती हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक अर्थात पुरानी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, और उसमें भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 आपका है, किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है? तो लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपका है, किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं? जो आपका डीएनए होता है एकल सूत्र के रूप में किस में मौजूद होता है? जो जितने भी आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें डीएनए क्या होता है? एकल सूत्र में मौजूद होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस प्रकार की कोशिका में डीएनए दोहरे सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं?
तो दोहरे सूत्र के रूप में किसमें मौजूद होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? डीएनए एकल सूत्र में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में शोषण किसके द्वारा होता है? तो शोषण जो आपका होता है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 59 है, यूकैरियोटिक कोशिका में शोषण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में नहीं पाया जाता है? जो लिंग प्रजनन क्षमता होती है वो पुरानी कोशिकाओं अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका उल्टा ही हो जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? लिंग प्रजनन क्षमता होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में लिंग प्रजनन क्षमता नहीं होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है? जितने भी आपके जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, तारकाय की खोज किसने की थी जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तारकाय सिर्फ जो आपका सेंट्रोसोम होता है वो किस में पाया जाता है? सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और इसकी खोज बोवेरी ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम्स जो आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री जिसे आप कहते हैं राइबोसोम्स को, इसकी खोज किसने की थी? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1953 में। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? तो जंतुओं में, पौधों में ये किसने की थी राइबोसोम्स की? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। और जंतुओं में किसने खोज की थी? जीई पैलाडे ने की थी 1955 में। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखेगा कि पादप कोशिका में राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। और जो जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम्स की खोज किसने की थी? जीई पैलाडे ने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। आपका क्वेश्चन नंबर 66 है, राइबोसोम्स किस चीज़ का बना होता है? जो आपका राइबोसोम्स होता है वो आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपका, आरएनए का पूर्ण रूप है, यानी आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये दोनों फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। पूछा जाता है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? जो आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री होती है राइबोसोम्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अल्टमैन ने 1886 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो बेंडा ने नामकरण किया था। खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। ये क्वेश्चन आप लोग दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था वो बेंडा ने किया था और जो खोज किया था तो अल्टमैन ने किया था। तो हम लोग 71 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लें। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आपका है, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? जो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 73 आपका है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। नामकरण किसने किया था? तो बेंडा ने नामकरण किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ईंधन कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, दोनों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 75 आपका है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? जो आपका डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 जो है, गाल्जिकाई की खोज किसने की थी? तो जो गाल्जिकाई की खोज हुई थी वो कैमिलो गाल्जी के द्वारा की गई थी।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन किसे कहा जाता है? जो आपका कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है उस किसे कहा जाता है? गोल्गी को कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने की थी। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करने के लिए लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? जो बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करने के लिए लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? वही आत्मघाती है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। आपके लिए नोट पॉइंट है, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जितने भी स्तनधारी हैं उनके आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। लवक किस में पाए जाते हैं? जो आपके लवक होते हैं प्लास्टिड, वो किस में पाए जाते हैं? सिर्फ पादप कोशिकाओं में। जितने भी पादप कोशिकाएं हैं सब में लवक पाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 82 है, लवक कितने प्रकार के होते हैं? जो आपके लवक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हरित लवक होता है, अवमणिक लवक होता है, एक मणिक लवक होता है। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। हरित लवक का रंग कैसा होता है? हरित लवक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। अवमणिक लवक का रंग कैसा होता है? रंगहीन। जो अवमणिक लवक होता है उसका रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। मणि लवक का रंग क्या होता है? जो आपका मणिक लवक होता है वो कैसा होता है? रंगीन होता है, जिसमें मुख्य रूप से लाल, पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? जितने भी हरित लवक होते हैं सब में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। किसे पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है? तो रसोई, पादप कोशिका का रसोई किसे कहते हैं? जितने भी हरित लवक होते हैं जिन्हें आप क्लोरोप्लास्ट कहते हैं उस सभी को क्या कहते हैं? रसोई का, पादप कोशिका का रसोई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 आपका है, पत्तियों का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। और हरा क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 90 आपका है, पौधे अपने भोजन का संग्रहण कहाँ करते हैं? तो जड़ों और भूमिगत तनों में पौधे अपने भोजन का संग्रहण करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। और सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, वणिक लवक पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? जो आपका वणिक लवक होता है वो पौधे के किस भाग में पाया जाता है? फूल और फल भित्ति तथा बीज में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपका है, टमाटर हरा से पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो टमाटर आपका होता है हरा से पीला किसके कारण होता है? वो लाइकोपीन के कारण। पीला या लाल कह सकते हैं आप। जो टमाटर हरा से पीला या लाल होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, गाजर किसकी उपस्थिति के कारण लाल या नारंगी होता है? ये कैरोटीन के कारण होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, चुकंदर का गाढ़ा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो विटामिन के कारण होता है। जो आपका चुकंदर होता है लाल गाढ़ा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? विटामिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 95 है, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो केंद्रक होता है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने केंद्रक की खोज की थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो आपका केंद्रक होता है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग। अगर बात करते हैं केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और कोशिका की रॉबर्ट हुक ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 96 आपका है, केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ के जाल को क्या कहते हैं? जो आपका केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ होता है उस जाल को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, क्रोमैटिन किस चीज़ का बना होता है? जो आपका क्रोमैटिन होता है प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। अगर जोड़ों में बात करते हैं तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, चिंपांजी में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। जो चिंपांजी बंजर होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? 48 पाई जाती है। अगर जोड़ों में बात करेंगे तो 24 जोड़े पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज की वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 आपका है, बंदर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो कितनी पाई जाती है? बंदर में 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं और जोड़ों में 21 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 100 क्वेश्चन जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण जो ऑनलाइनर क्वेश्चन थे। तो आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चनों से आगे जो हमने 500 प्लस क्वेश्चनों के जो विज्ञान की श्रृंखला चलाई है, इसमें 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं और आगे की वीडियो में हम लोग 101 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन के बीच में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे आप लोग कल शाम 7 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें हमारे साथ। अभी तक जिन लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब मिलते हैं कल शाम 7 बजे। अधिक से अधिक संख्या में लाइव जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।